गैस तो यूपी बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इससे संबंधित जितने टाइप के प्रश्न बनेंगे आपका एक ही वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। साथियों आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा बच्चों, ठीक है। तो इससे संबंधित आपका पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, यानी मिश्रण। मिश्रण क्या है आइएगा समझिएगा। जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनिश्चित अनुपात या मात्रा में मिलते हैं तो इस प्रकार बने पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण के लिए जैसे कि आपका वायु हो गया, वायु में देखिए विभिन्न प्रकार की आपकी गैसें होती हैं। रेत हो गई, रेत में देखिए छोटे छोटे कण आपको मिलकर आपका क्या बनाते हैं, रेत का निर्माण करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मिश्रण के प्रकार बताओ, मिश्रण के प्रकार, तो मिश्रण देखिए आपके दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, एक आपका होता है विषमांगी मिश्रण। तो बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, बीच बीच में रोकते हुए, मतलब वीडियो को और नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग, ठीक है। अब आप लोगों को एडिंग डालना होगा, क्या, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है आइएगा समझिएगा, वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है। इसमें विभिन्न अवयव अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। जैसे के लिए जैसे आपका उदाहरण क्या है, नमक का जली विलयन। अगर नमक और जल को मिला दिया जाएगा, जब जल में नमक को मिलाया जाता है तो उसका रंग जैसे एक ही जैसा हो जाता है। और आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर का विलयन, ठीक है। ये आपका क्या है, समांगी मिश्रण की उदाहरण है, ठीक है। और आपका क्या है, नंबर 2 आपका विषमांगी मिश्रण। अब आपको एडिंग डालना होगा विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो विषमांगी मिश्रण क्या है देखिएगा, जिस मिश्रण के विभिन्न विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है उसे क्या कहा जाएगा, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आपका जल और तेल का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, और आपका कोहरा हो गया, और आपका क्या हो गया, बादल। तो इसमें क्या है कि जो आपके कण होते हैं अलग अलग होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। जल में अगर हम क्या करते हैं, तेल को डालते हैं तो ये मिश्रण नहीं होता है। जल के ऊपर आपका तेल क्या करता है, तैरता रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। और आगे आप लोग नोट्स करके लिखिएगा, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यानी जब जल में आपका सोडियम क्लोराइड यानी नमक मिला होता है तो उससे हम वाष्पीकरण और आसवन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, ठीक है, अलग कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपका क्या है, अब आप लोग हेडिंग डालिएगा विलेन। अब आपको हेडिंग क्या डालना है, विलेन। विलेन क्या है आइएगा समझिएगा, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं, ठीक है। विलेन किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाएगा, आपका विलेन कहते हैं। जैसे कि आपका उदाहरण के लिए नमक और जल का मिश्रण, और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, चीनी हो गया और जल का मिश्रण, ठीक है, चीनी तथा जल का मिश्रण, ये आपका क्या है, विलेन का उदाहरण, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, वीडियो को रोककर नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए नोट्स नोट करके लिख लीजिएगा, मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं क्या हैं आइएगा समझिएगा, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका पीतल, जिंक और तांबे का मिश्रण। पीतल जो होता है किसका मिश्रण होता है, जिंक और तांबे का मिश्रण होता है, ठीक है। इससे हम भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते क्योंकि पीतल जो है जिंक और तांबे का क्या होता है, मिश्रण होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि विलयन के प्रकार, तो विलयन के प्रकार आपका देखिएगा समझ लीजिएगा, विलयन के दो प्रकार होते हैं, एक आपका विलायक होता है, एक आपका क्या होता है, विलेय होता है, ठीक है। तो विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है आइएगा समझिएगा। तो विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे आप क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। आइएगा समझ लीजिएगा, विलयन का वह घटक, ठीक, जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में
मिलदाता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलायक इसका मतलब ये है, समझिए जैसे आपका नमक को क्या करते हैं, जल में डालते हैं, तो जल जो है आपका उसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो उसे क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। और आपका विलेय किसे बोला जाएगा, जिसकी मात्रा विलेन में कम होगी। जैसे कि हम नमक जल में क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो नमक आपका क्या है, विलेय है। तो विलेय के बारे में आइए समझ लीजिएगा, विलेय क्या है। तो विलेन का वह घटक प्राय क्या होता है, कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है, उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। यानी विलेन का वह मात्रा जिसमें क्या हो, आपका विलेन में वह घटक जिसमें क्या होता है कि मतलब वो जिसकी मात्रा कम होती है उसी को क्या कहते हैं, आपका विलेय कहते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए, समझने के लिए आपके उदाहरण है आपका, जैसे आपका शक्कर और आपका जल का मिश्रण, यानी जल में क्या किया जाएगा, चीनी को डालेंगे, तो जब चीनी आपकी कम मात्रा होती है और पानी का क्या मात्रा ज़्यादा होती है, तो जिसकी मात्रा कम होगी यानी हम चीनी को क्या कर रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, जिसको पानी में डाल रहे हैं जिसकी मात्रा कम होगी उसी को विलेय कहेंगे, और जिसकी मात्रा अधिक होगी विलेयन में उससे क्या कहेंगे, आप विलायक कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है, उदाहरण देख लीजिएगा। चीनी और जल का विलयन एक तरह घोल में ठोस का उदाहरण, इसमें चीनी विलेय है और जल क्या है, विलायक है। ठीक है, और नंबर 2 क्या है कि आपका आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसमें टिंक्चर आयोडीन और कहा जाता है। ठीक है, इसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल क्या है, आपका विलायक है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और आगे देखिएगा, अब आपका है कि विलयन के गुण। अब आपसे पूछा जाएगा कि विलयन के गुण बताइए, तो विलयन के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला आपका क्या है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण होता है। और आपका अगला पॉइंट है कि विलयन अस्थाई होता है। विलयन क्या होता है, अस्थाई होते हैं। ठीक है, और आपका अगला पॉइंट क्या है कि विलयन के कण अत्यंत छोटे होते हैं, इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता है, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये आपके क्या है, विलयन के गुण हैं। ठीक है, आपका अगला पॉइंट क्या है, अगर आपका अगला पॉइंट है कि विलयन के कण गुजरती हुई प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं हैं, इस कारण से विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, विलयन के गुण हो गए। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। और आगे देखिएगा, अब आपका क्या है, संतृप्त विलयन, हेडिंग डालिएगा आप लोग, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है, देखिएगा, दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और इस ताप पर संतृप्त विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी घुलनशीलता कहलाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए अगली पॉइंट क्या है कि असंतृप्त विलयन, अब आपकी अगली पॉइंट क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है, आइएगा समझिएगा। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विलयन की सांद्रता क्या है, आपसे पूछा जाए कि विलयन की सांद्रता क्या है, तो आइएगा समझिएगा, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे, उसे विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, विलयन की सांद्रता बराबर आपका क्या होगा कि विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कि आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, विलयन की मात्रा बटे विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। ठीक है, या करके आप ये भी याद रखिएगा कि विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा, ये भी आपका है। ठीक है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए। और आगे आपका क्या है, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसके बराबर आपका होगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, और आपका विलयन के आयतन प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। ये आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, इस पर आपका क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, और आगे देखिएगा, अब आप हेडिंग डालिएगा निलंबन। हेडिंग आपको क्या डालना है, निलंबन। निलंबन क्या है, आइएगा समझिएगा, ऐसा विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में
परिक्षेपित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, निलंबन कहलाता है। ठीक है। और निलंबन में विलेय पदार्थ के कण नहीं घुलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निलंबन में विलेय पदार्थ के कण घुलते हैं तो नहीं घुलते हैं। ठीक है। निलंबन के जो कण हैं उससे आंखों से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, अब आप लोग हेडिंग डालिएगा निलंबन के गुण। तो निलंबन के गुण क्या हैं, आइएगा समझ लीजिए। इसके निम्नलिखित गुण हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन जो होता है क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। और निलंबन कणों को आंखों से देखा जा सकता है। इसके कणों को नग्न आंखों द्वारा देखा जा सकता है। और छानन विधि द्वारा निलंबन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। ठीक है। और निलंबन अस्थायी होता है। इसके जो कण जो होते हैं अस्थायी होते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या हेडिंग डालना है, अब आपको हेडिंग डालना है कि कोलाइड विलेन, कोलाइडी विलेन। ठीक है। तो बच्चों आप लोग हेडिंग डालिएगा कोलाइडी विलेन। तो कोलाइडी विलेन क्या है, आइए समझिएगा। ऐसे विलेन जिनमें विलेय के कणों का आकार 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेमी के मध्य होता है, तो इस प्रकार के विलेनों को कोलाइडी विलेन कहते हैं। तो नोट्स बना लीजिएगा बच्चों। कोलाइडी विलेन किसे कहेंगे, ऐसे विलेन जिनमें विलेय कणों का आकार जो है 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 के बीच होता है, उससे क्या कहा जाएगा, इस प्रकार के विलेन को कोलाइडी विलेन कहते हैं। और कोलाइडी विलेन समांगी प्रकृति के होते हैं। ठीक है। कोलाइडी विलेन जो होता है किस प्रकृति का होता है, विषमांगी प्रकृति का होता है। ठीक है। एवं इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो यानी कोलाइडी विलेन को किसकी सहायता से देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक। और आपका अगला क्या है, अगला पॉइंट है कि टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है, आइएगा समझिएगा। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इन्हें नग्न आँख से नहीं देख सकते हैं, परंतु एक कण प्रकाश की किरण को आसानी से क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी कोलाइडी कणों के जो आकार जो होता है, छोटे आकार को हम नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, परंतु जो है ये जो कण है प्रकाश को क्या कर सकते हैं, फैला देते हैं। तो इस घटना को क्या कहा जाएगा, टिंडल प्रभाव कहा जाएगा। ठीक है। और आपका क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव की खोज किसने की थी, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि कोलाइड के गुणधर्म बताओ, तो कोलाइड के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला आपका यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है। कोलाइड जो कण हैं इसके गुण जो है निम्नलिखित हैं। पहला आपका ये विषमांगी मिश्रण होता है। इनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है। कोलाइड के कणों का आकार जो होता है बहुत छोटा होता है। इन्हें अपकेंद्रीकरण तकनीकी द्वारा मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। यानी कोलाइड कणों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, अपकेंद्रीकरण विधि का। ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है कि इन्हें पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता है। और कोलाइडी के कणों को हम नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला पॉइंट है कि परिक्षिप्त प्रावस्था। तो हेडिंग डाल लीजिएगा परिक्षिप्त प्रावस्था। तो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है, आइए समझिएगा। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है, उसे क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। ठीक है। परिक्षेपण माध्यम, अब हेडिंग डालिएगा परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम क्या है, वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। और आगे क्या है, आगे आपकी की कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। ठीक है। कोलाइडल विलयन जो है किससे बना होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बना होता है। ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा। और आगे देखिएगा कोलाइडों के कुछ सामान्य उदाहरण। तो हेडिंग डाल लीजिएगा कोलाइडों के कुछ सामान्य उदाहरण। तो उदाहरण के लिए जैसे कि एरोसॉल, तो ये एरोसोल में जैसे आपका हो गया कोहरा हो गया, बादल हो गया। ठीक है। और इमल्सन का उदाहरण जैसे दूध हो गया,
फेस क्रीम हो गई, ठीक है। और जेल, जेल में जैसे जेली और आपका पनीर हो गया। फोम की बात करें जैसे कि रबर हो गया, स्पंज हो गया, ये कोलाइडल के क्या है, सामान्य उदाहरण है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आगे देखिएगा, आगे आपका हेडिंग डालिएगा क्या, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो हेडिंग आपको क्या डालना है कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो हेडिंग हो गई। अब आप लोग लिखिएगा, प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। प्राकृतिक पदार्थ जो है रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। जैसे कि आपका बिस्मांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी बिस्मांगी मिश्रण जो होता है इसको साधारण भौतिक क्रिया द्वारा क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए आपका अगला पॉइंट क्या है कि रंग वाले घटक को नीले अवस्था या काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका अगर पूछेगा रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उत्तर आपका क्या है कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है, ठीक है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो किसी रंग को हम क्या अगर पृथक करना हो तो क्या करेंगे, कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, वाष्पीकरण विधि का उपयोग करिए, ठीक है। और आपका अगला पॉइंट क्या है, यानी दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम कैसे पृथक कर सकते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानकर पत्र से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे पृथक किया जा सकता है, अपकेंद्रण विधि द्वारा आप क्या कर सकते हैं, दूध से क्रीम को पृथक कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अब हेडिंग, अगली हेडिंग क्या डालिएगा, अगले हेडिंग डालिएगा, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, ठीक है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब अगला पॉइंट आपको क्या डालना है, आपको हेडिंग डालनी है कि क्रोमेटोग्राफी। अब आपको हेडिंग डालना है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो देखिएगा, मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है, आपकी क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले रंगों को पृथक करने में किया जाता है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी द्वारा क्या किया जाता है, यानी रंगों को पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो हेडिंग आप लोग ये बना लीजिएगा कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है। तो आपका उत्तर क्या है, आसवन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा से दो घुलनशील द्रव के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। इसका उपयोग मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है। आसवन विधि द्वारा दो घुलनशील वस्तुओं को क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, ठीक है। अब आपका अगला पॉइंट क्या है, देखिएगा, वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी वायु से गैसों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी वायु एक प्रकार का कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। और इसके घटकों को अगर आपको क्या करना है, अलग करना है, तो आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, यानी प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आगे देखिएगा,
अब आपका अगला पॉइंट क्या है कि किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे किया जा सकता है, क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। ठीक है, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। और आपका अगली हेडिंग क्या है, आपकी अगली हेडिंग डालना भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है, आइएगा समझिएगा। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं का अंत रूपांतरण हो जाता है, परंतु पदार्थ के संगठन तथा रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे समझ लीजिए बल्ब जलना, ठीक है, और जल में नमक का घुलना और मोम का जलना, ये आपके क्या भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। क्योंकि बल्ब को जलाकर फिर उसके बाद बंद कर दिया जा सकता है, फिर उसके बाद जला दिया जा सकता है। और जल में नमक का घुलना, यानी जल से फिर आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, नमक को प्राप्त कर सकते हैं। अगर घुलनशील जल है, घुलनशील आपका क्या है, नमक का पानी है, अगर उस पर अगर हम हीट कर देंगे तो वाष्प के पानी उड़ जाएगा और आपका नमक क्या है प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका क्या भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, अब आपका क्या है कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है, वे परिवर्तन जिनमें एक या अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लकड़ी और कागज का जलना। जैसे कि अगर हम क्या करें, देखिए लोहे पर अगर जंग लग जाएगा तो आपका लोहा फिर से प्राप्त कर सकते हैं नहीं, एक नया पदार्थ बनेगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नया पदार्थ होता है, फिर वह जो जिससे आपका नया पदार्थ बना वो पदार्थ नहीं बन पाएगा। ठीक है, और लकड़ी और कागज का जलना, जैसे लकड़ी और कागज अगर जल जाएंगे तो आपका लकड़ी और कागज नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आपका क्या है कि शुद्ध पदार्थों के प्रकार। तो हेडिंग आप लोग डालिएगा शुद्ध पदार्थों के प्रकार। ठीक है, हेडिंग हो गई होगी। अब देखिए शुद्ध पदार्थों के प्रकार क्या होते हैं, दो होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा आप लोग तत्व। अब हेडिंग डालना आपको क्या, तत्व। देखिए तत्व क्या है, तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने किया तथा फ्रांस के रसायन शास्त्री एंटोनी लॉरेंस लवाइसियर ने सबसे पहले तत्व को परिभाषित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और आगे क्या है इसी में, तत्वों के साधारणतया धातु, अधातु और उपधातु में विभाजित किया जा सकता है। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में, धातु और अधातु और उपधातु के में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि धातु क्या है, तो धातुओं के बारे में आइए समझिए। धातुएं चमकीली होती हैं। धातुएं क्या होती हैं आपकी, चमकीली होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि धातुएं क्या होती हैं, चमकीली होती हैं। धातुएं ताप व विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि धातु तन्य होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, तन्य होती हैं। और आपका धातुएं आघातवर्ध नियता इसमें होता है, यानी धातुओं को पीट कर हम चादर बना सकते हैं। तो ये धातुओं के क्या हैं, गुण हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, ये धातु के क्या है उदाहरण। पारा धातु होते हुए भी क्या कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। याद रखिएगा आप लोग, पारा एक प्रकार की धातु, लेकिन एक कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अब आपका क्या है, धातु हो गया। अब आपका उपधातु। उपधातु क्या है, आइए समझिएगा। अधातु, अधातु देखिए लीजिएगा। अधातुएं विभिन्न रंगों की होती हैं। अधातुएं जो होती हैं विभिन्न रंगों की होती हैं। अधातुएं ताप व विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। और अधातुएं चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण, आघातवर्धनीयता नहीं होता इसमें। ठीक है, जैसे आपका हो गया हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया आदि, ये आपके क्या हैं, अधातु के उदाहरण हैं। ठीक है,
अब आपसे अगर पूछ दिया जाए कि उपधातु बताइए, उपधातु क्या है, आइएगा समझिएगा। कुछ तत्व कुछ तत्व धातु और उपधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे कि बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। इसमें जो कि उपधातु में क्या होता है, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। ठीक है। और जैसे कि आपका बोरॉन और सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है। अब आपसे अगर पूछ दिया जाए यौगिक, यौगिक क्या है, तो यौगिक बताइए। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है। यौगिक में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों का संयोजन एक निश्चित अनुपात में क्या होता है, मिलकर बने होते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है। आई होप इन आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग हेडिंग क्या डालिएगा, एक साइड लिखिएगा मिश्रण, एक साइड लिखिएगा यौगिक। ठीक है। तो अंतर पूछा जाएगा कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। तो देखिए, पहला मिश्रण, मिश्रण में क्या, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट इसमें दूसरा क्या है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण का संगठन कैसा होता है, परिवर्तनीय होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। ठीक है। और आपका अगला पॉइंट देख लीजिएगा, चौथा पॉइंट, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। ठीक है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। ठीक है। अब आपको क्या हेडिंग डालना है, यौगिक, एक साइड क्या लिखना है, यौगिक। यौगिक में देख लीजिएगा, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, नए पदार्थ, अगला पॉइंट देखिएगा, नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है, किसमें, आपका यौगिक में। ठीक है। और अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट देख लीजिएगा, नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, किसमें, यौगिक में। ठीक है। और आपका अगला पॉइंट यानी चौथा पॉइंट क्या है, घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, किसमें, आपका यौगिक में। यौगिक में जो है घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। तो आप लोग बच्चों क्या कीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है। और तो इतना ही आपका था चैप्टर में, तो आपका ये आज के लिए इतना ही। अब मिल लेंगे अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें। ठीक है। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें आप लोग।